साल 1857 सिर्फ एक वर्ष नहीं बल्कि एक ऐसे तूफान का नाम है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। क्या यह सिर्फ सिपाहियों की बगावत थी या फिर एक पूरे राष्ट्र की दबी हुई चिंगारी? आज हम जानेंगे उस ऐतिहासिक क्रांति की कहानी को जहां बहादुरी, बलिदान और बगावत ने मिलकर लिखा था। भारत के स्वाधीनता संग्राम का पहला अध्याय। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ने धीरे धीरे भारत को जकड़ लिया था। राजाओं को गद्दी से हटाया जा रहा था, किसानों से जबरन कर वसूला जा रहा था, समाज की परंपराओं को तोड़ा जा रहा था और सैनिकों की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही थी। यह सिर्फ असंतोष नहीं था बल्कि एक धधकती ज्वाला थी जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता था। बस जरूरत थी एक चिंगारी की। लेकिन सवाल यह है कि क्या अचानक बिना कारण ही जल उड़ी थी आजादी की चिंगारी? तो जवाब है नहीं। इसके पीछे थे वर्षों से सुलगते असंतोष, दबे हुए दर्द और टूटते हुए विश्वास। अगर हम इस क्रांति के प्रमुख कारणों की बात करें तो उन्हें हम अंग्रेजों की साम्राज्यवादी, प्रशासनिक और सामाजिक नीति के साथ ही तात्कालिक कारणों के रूप में विभाजित करके समझ सकते हैं। तो आइए एक एक करके विस्तार से समझते हैं क्रांति के कारणों को। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी मानसिकता का परिलक्षण उनकी नीतियों में स्पष्ट तौर पर दिखने लगा था, जिसका पहला उदाहरण थी वेलेस्ली की सहायक संधि यानी कि सब्सिडियरी अलायंस, जिससे देशी राज्यों की स्वतंत्रता के अपहरण की शुरुआत हुई थी। इसके तहत भारतीय राज्य को अपनी सेना हटाकर ब्रिटिश सेना को अपने राज्य में तैनात करने देना होता था। साथ ही उस राज्य को ही ब्रिटिश सेना के खर्च का भुगतान भी करना होता था। राज्य बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी अन्य शक्ति से संधि नहीं कर सकता था। यदि राज्य खर्च नहीं चुका पाता तो उसे अपना क्षेत्र कंपनी को देना होता था। साथ ही एक ब्रिटिश रेजिडेंट को दरबार में नियुक्त किया जाता था। इसी कड़ी में डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियों ने इसे और आगे बढ़ाते हुए 1857 की महाक्रांति रूपी अग्नि में घी का काम किया। डलहौजी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उनमें प्रमुख थी, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। अतः शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। इस नीति का सहारा लेकर सतारा 1848, जैतपुर और संभलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 आदि राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी प्रकार कुशासन के आधार पर अवध को 1856 में भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। अवध के नवाब ग्वाजी अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। इतना ही नहीं, पदों और पेंशनों को समाप्त कर एक बड़े भारतीय वर्ग को असंतुष्ट कर दिया गया। फिर चाहे पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन हो या कर्नाटक, सूरत और तंजौर के राजाओं की उपाधियों का अंत। उसने यह भी घोषित किया कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद उनके उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। लॉर्ड कैनिंग तो इससे भी 2 कदम आगे जाकर घोषणा करता है कि बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी अब बादशाह की उपाधि भी धारण नहीं कर सकेंगे। स्पष्टतः यह मुगल वंश के शासन को समाप्त करने की एक प्रत्यक्ष घोषणा थी। तो आइए अब नजर डालते हैं प्रशासनिक और आर्थिक कारणों पर। बचे राज्यों के आंतरिक और बाह्य मामलों पर नियंत्रण कर शासकों को कठपुतली बना दिया गया था। न्याय व्यवस्था भी अत्यधिक कष्टप्रद, पक्षपातपूर्ण, जटिल और महंगी थी। अंग्रेजों की भूराजस्व नीति किसानों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गई थी। भूराजस्व का मतलब होता है किसानों की जमीन पर लगने वाला कर। ब्रिटिश भारत में मुख्य रूप से 3 तरह की भूराजस्व प्रणालियां चलाई गई। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था और 1822 में हर्ट मैकेंजी द्वारा प्रस्तुत महलवाड़ी व्यवस्था। इन शोषणपरक भूराजस्व व्यवस्था के माध्यम से वर्ग विभाजन गहराता गया। जहां एक तरफ जमींदारों और महाजनों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, वहीं किसानों की हालत बद से बदतर होती गई। निजी हितों के अधीन कंपनी के कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे।
मुफ्त व्यापार नीति के तहत बेहद कम मूल्य के ब्रिटिश वस्त्रों ने भारतीय वस्त्रोद्योग को जल्द ही पतन के कगार पर पहुंचा दिया। सूती कपड़ा उद्योग के नाश होने से कृषि पर बोझ बढ़ता गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक कुटीर उद्योग भी दम तोड़ चुके थे। उधर इनाम कमीशन के तहत बहुत सी जमीनों और जागीरों को यह कहकर छीन लिया गया कि यह अनुचित रूप से दी गई थी। केवल बंबई में ही 30,000 जागीरें जब्त कर ली गई। अवध के तालुकेदार हों या झांसी की रानी, ब्रिटिश शोषण के दंश से सभी मर्माहत थे। तो आइए नजर डालते हैं सामाजिक कारणों पर। क्रांति की ज्वाला भड़काने में कंपनी की सामाजिक नीतियां भी कम जिम्मेदार नहीं थी। अंग्रेज अधिकारी भारतीयों से ऐसा बर्ताव करते थे जैसे वो दोयम दर्जे के हों। यदि कोई अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार करता तो न्यायालय का झुकाव भी अंग्रेजों के पक्ष में ही होता। 1860 में प्रकाशित दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखे बंगाली नाटक नील दर्पण में नीलहों की बर्बरता को पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, सती प्रथा, बाल विवाह जैसे विषयों पर बिना भारतीयों की सहमति के हस्तक्षेप ने भारतीयों के विश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया था। धार्मिक रीति रिवाजों पर वार के साथ ही मिशनरी शिक्षकों द्वारा हिंदू मुस्लिम धर्मों की खुलकर आलोचना की जाती। मिशनरी स्कूलों में बाइबल पढ़ाना अनिवार्य था। हिंदू मुस्लिम छात्र स्वयं को ऐसे में अपमानित महसूस करते थे। ऐसे में लोगों को धीरे धीरे यह भी शक होने लगा कि अंग्रेज नई तकनीकों जैसे रेल तार के बहाने धर्म भ्रष्ट करने की साजिश कर रहे हैं। वहीं सैन्य असंतोष की बात करें तो भारतीय सैनिक अंग्रेज सेना की रीढ़ थे। फिर भी वे न तो सम्मान पाते थे और न ही समान अधिकार। उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित थे। वेतन भी कम मिलता था। पदोन्नति का फायदा केवल अंग्रेज सैनिकों को दिया जाता था। इसी बीच लॉर्ड कैनिंग द्वारा पास किए गए सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम ने सैनिकों को समुद्र पार भेजने की बात कही, जो धार्मिक रूप से वर्जित था। समुद्र पार जाने का मतलब ही तब धार्मिक दृष्टिकोण से पथभ्रष्ट होना माना जाता था, जिससे व्यक्ति का अपने धर्म में लौटने का रास्ता बंद हो जाता था। अब सैनिकों के धैर्य की सीमा का अतिक्रमण तो हो ही रहा था कि चर्बी युक्त कारतूस की खबर ने उसे एक विस्फोट का रूप दे दिया, और यह घटना बनती है क्रांति का तात्कालिक कारण। (1857) की शुरुआत में सैनिकों की रात मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया। घोड़े दौड़ाए गए, तोपों पर झंडे लहराए गए और नारे गूंजने लगे। इस विद्रोह को तलाश थी एक नेतृत्व की। अगले ही दिन यह जाबांज दिल्ली पहुंचे और बुजुर्ग मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर नेतृत्व उनके हाथों में सौंप दिया। जफर, जो कभी कविताओं में दर्द छुपाते थे, अब सिपाहियों के घोष में गरज उठे, अगर यह वतन मुझे पुकार रहा है तो मैं चुप कैसे रहूं। देखते ही देखते विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैल गया।
विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा शामिल थे। लखनऊ जो अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने किया। उनके सेनापति तात्या टोपे ने जंगलों में गुरिल्ला युद्ध की मिसाल पेश की। झांसी में 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश ताकत के खिलाफ हुंकार भरी, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने साफ कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़े, लेकिन अंततः 18 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए ग्वालियर के पास कोटा की सराय में घायल हुई और अंततः वीर गति को प्राप्त हो गई। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, जो जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से थे। इस तरह शुरुआत में महज एक सैनिक विद्रोह अब तब्दील हो चुका था जन भावनाओं की लपटों में। 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला। विद्रोह को दिल्ली में जॉन निकोलसन, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, कानपुर और बरेली में कोलिन कैंपबेल, झांसी और ग्वालियर में जनरल फिरोज, इलाहाबाद और बनारस में कर्नल ऑनसेंक और बिहार में विलियम टेलर की सहायता से दबा दिया गया। पर सवाल उठता है कि क्या यह क्रांति असफल थी? तो सच ये है कि सीमित संसाधन, प्रभावी नेतृत्व का अभाव और मध्यम वर्ग की भागीदारी के अभाव ने इस सफलता के प्रयास को सीमित तो किया, परंतु इसे पूर्णतया असफल कहना गलत होगा। विशेष तौर पर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारियों और जमींदारों द्वारा विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की तरफदारी न होती तो परिणाम और व्यापक हो सकते थे। पर सफलता असफलता के गणित में बिना उलझे इसके परिणाम स्वयं इसके प्रभावों की गाथा कहते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं इस क्रांति के बाद के परिणामों पर। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से शासन छीन लिया। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में इसकी घोषणा की और भारत का राज अब सीधे इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया कि हम भारतवासियों के धर्म, रीति रिवाज और सम्मान की रक्षा करेंगे। इसी के साथ लंदन में भारत कार्यालय यानी कि इंडिया ऑफिस बनाया गया, जिससे भारत का शासन ब्रिटिश संसद के अधीन हुआ। प्रशासनिक बदलाव के तहत भारत का प्रमुख अब गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय कहलाया। इससे यह साफ हो गया कि अब वह ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि है। साथ ही भारतीय रियासतों को यह भरोसा दिया गया कि उनका अस्तित्व बरकरार रहेगा। अब सवाल उठता है कि इस क्रांति का क्या प्रभाव हुआ? तो इस प्रतिरोध की तीव्रता का अंदाजा लगाने के लिए इतना पर्याप्त है कि विद्रोह में सेना की बड़ी भूमिका को देखते हुए अंग्रेजों ने फौरन योजना बनाई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया, लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में रहा। वस्तुतः बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए ही यह योजना बनाई गई थी, ताकि भविष्य में कोई भी एकजुट विद्रोह न हो सके। हालांकि इस विप्लव का मूल उद्देश्य अंग्रेजी सत्ता को हटाकर पुनः सत्ता प्राप्त करना था। इस लिहाज से हम इसे पूर्ण सफल तो नहीं कह सकते, पर इसने अंग्रेजों के शासन, शैली और नीतियों को बदल दिया।